गुड मॉर्निंग दोस्तों, अल्फा फाउंडेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जो हम क्लास 12th के एमसीक्यू कर रहे हैं, आज उसमें हम चैप्टर नंबर 10 बायोमॉलिक्यूल्स के एमसीक्यू करेंगे। इसमें आपका वेटेज 7 नंबर का दे रखा है। बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का वेटेज दे रखा है, तो उसमें से एक क्वेश्चन आएगा जो कि 4 नंबर का आएगा। बचे 3 नंबर, तो 3 नंबर के इसमें क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। 4 और 3, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और 3 नंबर के क्या आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। अब वो 3 नंबर के एमसीक्यू हमारे नोट्स में से आते हैं या फिर जो हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं उसके बीच में से आते हैं, ठीक है। तो हमें उन 3 नंबर के एमसीक्यू के लिए कम से कम 30 एमसीक्यू लगाने चाहिए ताकि वो हमारे 3 नंबर सिक्योर हो सके, ठीक है। अब वो 3 नंबर मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन में आ जा सकते हैं, या फिर वन वर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हर एक चैप्टर के आपको 30 एमसीक्यू करवाए हैं, ठीक है। तो आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें कम से कम 29 से 30 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे। वो सही जोड़ी आएगी, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन या वन वर्ड, ठीक है। तो हर चैप्टर के 30 एमसीक्यू कराने से आशय ये है कि किस चैप्टर में 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं एमसीक्यू में, किसी में 3 नंबर के आ रहे हैं, किसी में ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज होगा तो 4 नंबर का वेटेज होगा। टोटल हमारे ऐसे केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, ठीक है। तो किसी में से 2 नंबर का, किसी में से 3 नंबर का और किसी में से ज़्यादा 4 नंबर का। 4 नंबर से ज़्यादा के एमसीक्यू किसी भी चैप्टर में से नहीं बनते। तो हम 30 यदि एमसीक्यू हर एक चैप्टर के कर लेते हैं तो वहाँ पे हमारे 2-3 नंबर जो एमसीक्यू के हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 10। इसके एमसीक्यू करने में 30 एमसीक्यू करने में हमें 15 से 20 मिनट या 25 से 30 मिनट लगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हम माने तो 30 मिनट और लोएस्ट टाइम माने तो 20 मिनट, ठीक है। और उसमें हमारे 3 से 4 नंबर सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10 बायोमॉलिक्यूल्स। चलो, इसके क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारे साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड। कौन सा मोनोसेक्राइड है, सिर्फ एक यूनिट से मिलके बना है। कौन सा सिर्फ एक यूनिट से बन के बना है जिसे हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं, तो वो है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज हमेशा सिर्फ एक यूनिट से मिलके बना होता है। सुक्रोज 2 यूनिट से मिलके बना होगा, माल्टोज भी 2 यूनिट से मिलके बना होगा और स्टार्च भी 2 यूनिट से मिलके बनता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे जो ग्लूकोज है सिर्फ वो एक यूनिट से मिलके बना होता है, C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो अभी मैंने बताया जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6, ठीक है। सुक्रोज का क्या है, C12H22O11, ये सुक्रोज का है। यहाँ पे हम देखें तो कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, CHO, ठीक है। तो CHO 6 मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, 6 मॉलिक्यूल किसके हैं, कार्बन के हैं, और 12 मॉलिक्यूल्स किसको है, हाइड्रोजन के। यदि हम मॉलिक्यूल्स की संख्या को हटा दें तो ये सिर्फ बनता है CHO, और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO। तो ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ग्लूकोज इज ए क्लासिफाइड एज कीटोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, एल्डोपेंटोस या कीटोपेंटोस। तो अभी मैंने बताया कि यदि हम इसके मॉलिक्यूल्स को हटा दें तो ये क्या बनता है, CHO, और CHO किसका समूह है या किसका ग्रुप है, तो ये है एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, एल्डोहेक्सोस बोलते हैं। क्यों बोलेंगे हेक्सोस, क्योंकि यहाँ के ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दे रखे तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्डोहेक्सोस बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलो, फ्रुक्टोस इज ए, जैसे हमने ग्लूकोज को क्या बोला, एल्डोहेक्सोस, ऐसा हम फ्रुक्टोस को क्या बोलेंगे, एल्डोहेक्सोस, एल्डोपेंटोस, कीटोहेक्सोस या कीटोपेंटोस। तो हम वहाँ पे फ्रुक्टोस को क्या बोलेंगे, इसमें भी मॉलिक्यूल तो कितने रहेंगे, 6 मॉलिक्यूल ही रहेंगे, किसके, ऑक्सीजन के। परंतु यहाँ पे हम कीटोन समूह को जोड़ते हैं। कौन से समूह को जोड़ते हैं, फ्रुक्टोस में हमेशा कीटोन ग्रुप को या कीटोन समूह को जोड़ते हैं। तो हम इसे क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोस को कीटोहेक्सोस बोलेंगे, ठीक है। कीटोहेक्सोस बोलेंगे इसको, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल किसके रहेंगे, इसमें भी ऑक्सीजन के ही रहेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है इसमें से या एजेंट है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, माल्टोस या सुक्रोज। आपने नोट्स में लिखा है, बताइए कौन सा नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, माल्टोस या सुक्रोज। तो मोल्टोस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अनाजों से प्राप्त हो जाएगा। फ्रक्टोस कहाँ से पास होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोस हमें गन्ने वगैरह से प्राप्त हो जाएगा, और सुक्रोज भी गन्ने से प्राप्त हो, सॉरी फ्रुक्टोस फल से प्राप्त होगा, फ्रूट्स से।
ठीक है, सुक्रोज हमें गन्ने से प्राप्त होगा, शुगर केन से। ग्लूकोज हमारे खाने में रहता है। जो माल्टोस रहता है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अनाजों से। कहाँ से प्राप्त होता है? अनाजों से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पूछा गया है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? जो कि सुक्रोज है, जो कि हमें गन्ने से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? गन्ने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। अब मैंने बताया कि जैसे ग्लूकोज है 1 यूनिट से मिलकर बना है, सुक्रोज 2 यूनिट से मिलकर बना है। तो कौन सी 2 यूनिट है सुक्रोज में? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो बताइए जो हमारा सुक्रोज है कौन सी 2 यूनिट से मिलकर बना है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? तो फ्रुक्टोज हमेशा किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलके हमारा क्या बनेगा? सुक्रोज बनेगा। यहाँ पे क्या पूछा है? सुक्रोज किससे मिलके बना है? तो सुक्रोज हमेशा किससे मिलके बना होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? बी वाला करेक्ट होगा। चलो, द लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट इन ए डाइसेक्राइड इज कॉल्ड। लिंकेज जो हमारा जोड़ने का काम करता है मोनोसेक्राइड यूनिट को और डाइसेक्राइड यूनिट को, उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज, हाइड्रोजन लिंकेज और आयोनिक लिंकेज। जो मोनोसेक्राइड यूनिट को और डाइसेक्राइड यूनिट को जोड़ने का काम करता है उसे हम कौन सी यूनिट कहते हैं या उसे हम क्या कहते हैं? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? तो यदि हम मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को जोड़ने की बात करें तो हमेशा वो कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज हमेशा किसमें प्रेजेंट होता है? अल्फा अमीनो एसिड्स में। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड है तो इसमें कौन जोड़ने का काम करेगा? ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है? सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च या सेलुलोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जिसे हम अपचायक के थ्रू यूज करते हैं तो वो कौन सी है? हमारी ग्लूकोज, जिसे हम रिड्यूसिंग शुगर या अपचायक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। देखो प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है? हमारा सेल्यूलोज। और वहीं यदि हम एनिमल्स में बात करें तो क्या प्रेजेंट रहेगा? ग्लाइकोजन या ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को कहाँ में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, और वहाँ पे सेल्यूलोज को क्या स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है? सेल्यूलोज में। किसमें? प्लांट सेल में। तो यहाँ क्या पूछा है? द पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या काइटिन। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? सेल्यूलोज। काइटिन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इंसेक्ट में। ठीक है, चलो, ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। अभी मैंने बताया ग्लाइकोजन किस में स्टोर्ड होता है? जो हमारा फैट जमा होता है ग्लूकोज, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और किस में? तो ये एनिमल्स में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एनिमल्स। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट रहती है? काइटिन की सेल वॉल रहती है। ठीक है, हमारे इसमें क्या रहती है? एनिमल में कौन सी रहती है? ग्लाइकोजन की। ठीक है, और प्लांट्स में क्या रहती है? सेल्यूलोज की। चलो, द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट इज। कौन सा स्टोरेज होता है पॉलीसेक्राइड प्लांट में? बताइए, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या काइटिन। तो यहाँ पे अभी क्या है कि पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। अब यहाँ पे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट तो किसमें स्टोर करता है? हमेशा स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। किसके रूप में स्टोर करता है? तो वो हमेशा स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड। कौन सा एक अमीनो एसिड है? ग्लूकोज, ग्लाइसिन, ग्लिसरॉल या फ्रिक्टोज। किसे हम अमीनो एसिड कहते हैं? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अमीनो एसिड। तो यदि हम अमीनो एसिड की बात करें तो क्या होता है? ग्लाइसिन होता है हमेशा। क्या होता है? ग्लाइसिन होता है। चलो, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अमीनो एसिड आर जनरली। तो मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा अमीनो एसिड में। ठीक है, ग्लूकोज में तो एल्डोस प्रेजेंट रहेगा। तो यदि हम अमीनो एसिड की बात करें तो वहां पे हमेशा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एक नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है?
कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, और NH2, ठीक है, अमीनो एसिड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या लेते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, या फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? बताइए करेक्ट ऑप्शन, उसे हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे? द बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू अमीनो एसिड इज कॉल्ड, दो अमीनो एसिड के बीच में यदि बॉन्ड बन रहा है तो हम हमेशा उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। चलो, ए डाइपेप्टाइड कंटेन्स 1 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड यूनिट्स, 3 अमीनो एसिड यूनिट्स या 4 अमीनो एसिड यूनिट। तो क्या लिखा है यहाँ पे? डाइपेप्टाइड, मतलब 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, तो कौन सा होगा? 2 अमीनो एसिड्स यूनिट। कितनी होगी? 2 अमीनो एसिड की यूनिट्स होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, टोटल 20 अमीनो एसिड रहते हैं, उसमें से 8 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, टोटल 18 हो गए, और 2 सेमी इसेंशियल होते हैं। तो इसमें क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है यहाँ पे? ग्लिसरीन, एलेनिन, वेलिन, या फिर हमारा सेरेनिन। तो यहाँ पे जो वेलिन है ये गाय में आता है हमेशा इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है, और ये किस में आते हैं? नॉन इसेंशियल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? सी वाला। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ, किसका पॉलीमर है प्रोटीन? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, फैटी एसिड, अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो प्रोटीन को हमेशा हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन को हमेशा हम क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेनली स्टेबलाइज्ड बाय, सेकेंडरी स्ट्रक्चर यदि हम बताएंगे प्रोटीन का तो क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टोन बॉन्ड या ग्लाइसरिक बॉन्ड। तो हमेशा यदि हम देखें प्रोटीन में तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। किसका होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो यदि हम अल्फा हेलिक्स की बात करें तो किसमें होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। किसमें होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता है। चलो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जनरली अफेक्टेड, डीन्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन जनरली अफेक्टेड प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड्स कंप्लीटली, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किसमें अफेक्ट करता है? बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? किसमें अफेक्ट करेगा ये हमेशा? ये किसमें करेगा? सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, पेप्टाइड बॉन्ड कंप्लीटली, मोलिकुलर फार्मूला अमीनो एसिड। तो यदि हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का देखें तो किसमें करता है? सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइब्रस प्रोटीन, कौन सा इसमें फाइब्रस प्रोटीन है? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, केरोटीन या एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन पाया जाता है अंडे में, इंसुलिन पाया जाता है हमारे पेंक्रियास में, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, और केरोटीन पाया जाता है बालों में, ठीक है। तो इसमें कौन सा फाइब्रस प्रोटीन है? कौन सा फाइब्रस है? तो यदि हम फाइब्रस की बात करें तो कौन सा है? केरोटीन है। इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? पेंक्रियास के अंदर, जो कि ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है, और एल्ब्यूमिन ये पाया जाता है अंडे में। किसमें पाया जाता है? एग्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन, कौन सा ग्लोबुलर प्रोटीन है? केरोटीन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन या फाइब्रिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ये क्या में होगा? हीमोग्लोबिन में, जो कि हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। किसमें? आरबीसी में। एक शरीर मानव में हीमोग्लोबिन कितना लेवल होना चाहिए? 13 से 15, ठीक है। मेल में कितना होना चाहिए ये? तो मेल में होना चाहिए 13 से 15, और फीमेल में होना चाहिए 14 से 15, ठीक है। मतलब 15 तो अप्रोक्सीमेट होना ही चाहिए। एंजाइम आर जनरली नोन, एंजाइम को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, लिपिड कहते हैं या मिनरल्स कहते हैं। तो एंजाइम को हमेशा हम क्या कहते हैं? प्रोटीन्स कहते हैं। जो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं सभी किसका काम करते हैं? प्रोटीन्स का काम करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें वो क्या करते हैं? कैटालाइटिक प्रोसेस को बढ़ाते हैं। एंजाइम हमें एनर्जी नहीं देते कभी भी, न ही प्रोटीन हमें एनर्जी देगा, बट वो हमारी कैटालाइटिक प्रोसेस को क्या करेगा? बढ़ाएगा और मेंटेन करके रखेगा, ठीक है।
तो यदि हम बात करें एंजाइम्स आर नोन एज, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, एंजाइम्स एक्ट एज, एंजाइम कैसे काम करेगा, प्रोटीन कैसे काम करेगा, तो एंजाइम या प्रोटीन कैसे काम करता है, वो कैटेलिस्ट की तरह। कैसे काम करता है, कैटेलिस्ट की तरह। अब कैटेलिस्ट क्या करता है, कैटेलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाता या घटाता है, दोनों काम करता है। ठीक है, कैटेलिस्ट रिएक्शन को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, परंतु एनर्जी कभी नहीं देगा। अब बढ़ाएगा कैसे, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़ाने का काम कब करेगा, जैसे पॉजिटिव कैटेलिस्ट। ठीक है, जैसे दूध से मैंने दही बनाया तो वहाँ पे कैटेलिस्ट के थ्रू मैंने क्या, नींबू का यूज किया, तो उसने रिएक्शन को बढ़ा दिया। या फिर मैं वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो दूध से वो कहाँ पे कर्ड के अंदर चेंज हो जाएगा, दही के अंदर चेंज हो जाएगा। तो वो क्या हो गया, मेरा पॉजिटिव कैटेलिस्ट, उसने रिएक्शन को बढ़ा दिया। अब नेगेटिव कैटेलिस्ट कहाँ होता है, आपने सोचा है नेगेटिव कैटेलिस्ट कहाँ होगा। यदि किसी के व्यक्ति को स्नेक ने बाइट कर लिया है, स्नेक सांप ने काट लिया, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव कैटेलिस्ट का यूज़ करेंगे या नेगेटिव कैटेलिस्ट का, वहाँ पे हम हमेशा नेगेटिव कैटेलिस्ट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, वहाँ पे रिएक्शन को हमको स्लो करना पड़ेगी, ताकि जो जिसको सांप ने काटा उसे डॉक्टर तक पहुँचाने में कुछ समय मिल सके। ठीक है, तो जहाँ पे हमें समय को घटाना है, मतलब हम वहाँ क्या, नेगेटिव कैटेलिस्ट का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, एंजाइम किसकी तरह कार्य करता है, हमेशा वो कैटेलिस्ट की तरह काम करता है। चलो, द विटामिन विच इज आल्सो नोन स्कॉर्बिक एसिड, कौन से विटामिन को हम स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, तो हम कहते हैं विटामिन सी को। ठीक है, किसको कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलो, विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल, कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है, B1, C, B12 या D, कौन सा फैट सॉल्युबल। तो एक बेस्ट, ठीक है, WBC। ठीक है, B और C ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। B वाटर सॉल्युबल, कौन कौन से, B और C। और जो बचे हुए वो फैट सॉल्यूशन है। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सब के सब क्या है, फैट सॉल्युबल है। क्या है, फैट सॉल्युबल है। तो यहाँ पे क्या पूछा, विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल, तो इसमें से सी तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, तो कौन सा फैट सॉल्युबल होगा, तो या तो हमारा ये भी नहीं होगा, डी वाला क्या होगा, फैट सॉल्युबल होगा, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन होगा। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कजेस, विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस या बेरी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो रिकेट्स होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी या रतौंधी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, कौन सा होता है, स्कर्वी। चलो, डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों सेम है क्या, न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डी न्यूक्लिक एसिड। तो हमेशा डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए, देखो आरएनए, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और यूरेसिल, और एक और क्या होता है इसमें, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन और यूरेसिल। ठीक है, तो हमेशा ग्वाइनिन और थाइमिन सब में सेम होगा, एडेनिन भी सब में सेम होगा। ठीक है, परंतु आरएनए में क्या रहता है, आरएनए में क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। आरएनए के अंदर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, परंतु डीएनए में क्या ही नहीं रहता है, यूरेसिल नहीं होता है, और ये तीनों को तीनों सभी में सेम रहते हैं। ठीक है, इतना करेक्ट है। आगे चलते हैं, हमारे डीएनए में क्या आ जाता है, साइटोसिन आ जाता है। एक और क्या आ जाता है, साइटोसिन। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये तो हमेशा सब में सेम रहेंगे,
पर आरएनए किस में, यूरेसिल में क्या रहेगा आरएनए, और थाइमिन किस में रहेगा डीएनए में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए, तो आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है यूरेसिल, बट नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, एडेनिन प्रेजेंट होता है। ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन सभी में कॉमन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलो। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस एसिड, अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यदि हम आरएनए की बात करें तो उसमें कौन सी प्रेजेंट होता है, राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, और डीएनए में डेक्सट्रोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, 30 एमसीक्यू कर लिए, 25 से 30 मिनट लगे हुए मात्र। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एमसीक्यू के साथ। हैव अ नाइस डे।